नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। दोस्तों, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक कोर्स देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इस सारे क्वेश्चनों को आप दोस्तों लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक साइंस की क्लास से पहले मैंने लाई थी, वहाँ पर भी आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो व्हिटकर साहब थे, आर्य व्हिटकर का पूरा नाम था, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और 5 जगत कौन कौन से थे, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और आपका जंतु। तो आपके ये 5 जगत कौन कौन से तो ये 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ये 5 जगतों को आपके व्हिटकर साहब ने वर्गीकरण किया था। दोस्तों, परीक्षा में पूछा था कि द्विजगत वर्गीकरण किसने किया था, तो 2 जगत का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। और 2 जगत थे आपके जंतु जगत और पादप जगत। और 3 जगत का वर्गीकरण पूछा जाए तो 3 जगत का वर्गीकरण किया था हैकल साहब ने। किसने? हैकल साहब ने। तो आप जान गए, 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटकर साहब ने किया था, आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। 2 जगत का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था पादप जगत और जंतु जगत में, और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और 3 जगत का वर्गीकरण किया था आपका हैकल साहब ने। ये 3 क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, अगर आप एग्जाम तक चैनल के साथ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे एडिशनल पॉइंट दिए जाते हैं, जिसको आपको आपके अपने नोट्स बुक में लिख लेना है और उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि वे सारे आपके भी एक एक क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऊर्जा की आधारभूत इकाई होती है, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण होते हैं, न्यूट्रॉन के प्रतिकण होते हैं, कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा इसका उत्तर, कि ऑप्शन डी से जगह की तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। और दोस्तों, इसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है, और ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। दोस्तों, अब एडिशनल पॉइंट में लिख लीजिए कि अगर पूछ ले कि शरीर की सबसे छोटी, फिर पूरे जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिग्मा की। और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि अगर पूछे कि आपके मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी शुक्राणु। और अगर पूछ ले कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, स्तनधारी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपकी अंडाणु होती है। क्या होती है? आपका अंडाणु होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारी बात बताई कि न्यूरॉन क्या होती है, ये आपके जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका होती है, और ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिग्मा की। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो आपकी शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो अंडाणु। तो इतनी बातों को आप नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो जो मनुष्य है, इसका जो मस्तिष्क है, ये कितने भाग में विभाजित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी की परीक्षा में कई बार देखने को मिला है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है, ये 3 भागों में विभाजित होता है। आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों, पूछता है कि कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो जो सेरिब्रम होता है, ये मानव मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। आपके पास ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि की अग्नाशय ग्रंथि। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा में कई बार देखने को मिला है, तो इस क्वेश्चन को भी याद कर रख लीजिए।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि। जो दोस्तों पीयूष ग्रंथि होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके द्वारा ही सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। और अगर दोस्तों ये बाल्यावस्था में आपके बचपन में अगर इस जो वृद्धि हार्मोन है आपके सोमैटोट्रोपिन अगर इसका अल्प स्राव होता है तो शरीर की जो वृद्धि होती है वो कुंठित हो जाती है। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्राव करती है तो आपकी क्या होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि स्राव करती है। और दोस्तों ये क्या होती है, ये आपके मानव के मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। तो पूछ लेगा कि लोकेशन पूछ ले कहाँ स्थित है, तो मानव मस्तिष्क के निचले भाग में। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपकी मास्टर ग्रंथि भी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचों क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है। तो शरीर का जो ताप है इसको कौन स्थायी रखती है, वह आपको ग्लैंड कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि कि हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, ये शरीर का ताप स्थायी रखता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों हाइपोथैलेमस के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा अभी जो मैं आपको बताने चल रहा हूं। दोस्तों अभी पीछे मैंने आपको बताया कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस होता है। ये मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि होती है, तो इस बात को याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शरीर का ताप स्थायी रखती है। दोस्तों ये ताप के अलावा भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का भी नियंत्रण आपका हाइपोथैलेमस ही करती है, और ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करती है। दोस्तों आरआरबी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। पीछे मैंने आपको बताया कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप टिक करके रख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और पिछला क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों वह पूछ रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसकी जो श्वसन होता है, श्वसन के दौरान जो गैसें होती हैं वे रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। आपके पास ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन की परासरण। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विसरण। जो विसरण की प्रक्रिया होती है इसके दौरान जो श्वसन के दौरान जो गैसें होती हैं ये रुधिर प्रवेश करती हैं और फिर से छोड़ती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो जो मानव शरीर इसकी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, दोस्तों ये आपकी अग्नाशय होती है। दोस्तों आपके मानव शरीर में एक ही मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। अगर पूछे सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी अग्नाशय, क्योंकि एक ही पाई जाती है तो सबसे बड़ी भी वही है और सबसे छोटी भी है। कंफ्यूज करने के लिए सबसे बड़ी सबसे मिश्रित छोटी कर देता है, आदमी कंफ्यूज होता है, लेकिन आप समझ कर चलिए कि सबसे बड़ी पूछे सबसे छोटी पूछे सब आपका क्या होगा, आपका अग्नाशय ही होगा। जैसा कि दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चनों में आपको कुछ एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में आप जान लीजिए, जो यहाँ पर प्लीहा दिया गया है, स्प्लीन दिया गया है, ये जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो उसके क्या होता है, इसके कब्रिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको प्लीहा कहा जाता है, क्योंकि प्लीहा में ही आरबीसी आपके जो लाल रक्त कणिका होती है मरती हैं, और इनका जीवन काल पूछे तो 120 दिन का। ये बात भी अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ अपने क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको नोटबुक लेकर बैठना है, आपको एक कॉपी लेकर लिखना है, और जितने भी आपको एडिशनल पॉइंट दिए जा रहे हैं उसको आपको नोटबुक में क्या होगा, को नोट करते चलना है, और लास्ट में जाकर आप सबको जितने भी एडिशनल पॉइंट बताए गए उसको याद कर लेना है, और जितने भी क्वेश्चन है उसको भी एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। और दोस्तों आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। और इसका आपके साइंस का पहला वीडियो, आपका दूसरा वीडियो साइंस का, इससे पहले भी एक वीडियो लाए थे, वहाँ पर भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपके पास ऑप्शन है कर्णपूर्व ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय की प्लीहा। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं लीवर।
जिसे इंग्लिश में लिखते हैं लीवर, ये क्या होती है, ये मानव स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों ये आपके स्तनपायी में सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है। सबसे बड़ा अगर आंतरिक अंग पूछे तो वो भी आपका लीवर ही होता है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर सेकंड स्थान पर पूछे आपसे कि ये तो आपका होगा सबसे बड़ी ग्रंथि, सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको दोस्तों अग्नाशय होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपकी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, और पीछे मैंने आपको बताया कि अगर पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि या फिर छोटी मिश्रित ग्रंथि तो दोनों आपका अग्नाशय ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि शरीर में दोस्तों जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इससे परीक्षा में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों से करा जाए, इसको स्पेशल तरीके से याद कर लेना है। और पिछले 2-3 सालों में यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने ग्रंथियों से कई सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए कि क्योंकि आपके अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इन ग्रंथियों को याद कर लेते हैं, तो आपकी परीक्षा में यहाँ से एक नया क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अभी पीछे बताया गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है अवर्टू जिसे कहते हैं थायराइड, दूसरा है आपका पैराथायराइड, तीसरा है आपका एड्रिनल, और डी ऑप्शन आपका पिट्यूटरी। तो अवर्टू, परावर्टू, अधिवृक्क की पीयूष। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ये दीजिएगा कि जो आपका थायराइड ग्रंथि है, जो अब जहाँ पर लिखा गया है आपका ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। दोस्तों जो थायराइड होती है हमारे गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। जो गर्दन होता है इसके वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है, और यह यक्ष आकार के द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या यक्ष आकार की होती है दोस्तों, और क्या होती है आपकी द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर बात करें आपके थायराइड ग्रंथि की, तो इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आहार उपापचयी दर को बढ़ाना है। तो अगर पूछ ले आपसे कि थायरॉक्सिन, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपके थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और इसका काम पूछे तो इसका काम है कि जो आहार की उपापचयी जो दर है उसको बढ़ाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शन है कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन की एल्ब्यूमिन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि इसका ऑप्शन तीसरी जगह जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो आपका ब्लड होता है ये आपके 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं आपको देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है ये आपके 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। जो दोस्तों प्लाज्मा होता है ये आपका 55% होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये कितना होता है, ये आपकी ये 45% होता है। और इसके बाद जान लीजिए कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। तो ये आपकी रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। और इसमें आरबीसी को आपको वैज्ञानिक नाम पूछे तो इरिथ्रोसाइट, आपको डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपका ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो इस नामों को याद रख लीजिए। पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है कौन, तो प्लेटलेट्स। पूछा जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है कौन, तो आपका डब्ल्यूबीसी। पूछा जाता है कि इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है कौन, तो आपको आरबीसी। तो इतनी बातें आपकी यहाँ पर एडिशनल थी जो आपको बताना अनिवार्य था, यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया कि रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आपका हीमोग्लोबिन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और पूछ ले कि आपका जो आपके रक्त होता है ये लाल रंग का होता है किसके कारण, तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन नामक यहाँ पर पिगमेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों चैम्बर्स की संख्या कितनी है। तो जो मानव हृदय होते हैं इसमें कक्षों की संख्या कितनी है, आपके पास ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 5। हृदय को दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं हार्ट, और कक्षों को आपका चैम्बर। याद रखें दोस्तों, इंग्लिश नाम परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन है 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 4 होते हैं। दोस्तों जो ये 4 कक्ष होते हैं इसमें जो ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर छोटे दाएं एवं बाएं अलिंद तथा नीचे की ओर बड़े दाएं एवं बाएं नीले होते हैं। तो ये आपका 4 चैम्बर होता है। याद रखिएगा कितना, यहाँ ये आपका ये 4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव हृदय में कितने वाल्व आपके होते हैं। तो जो आपका मानव हृदय होता है इसमें कितने वाल्व होते हैं दोस्तों, इसमें कुल 4 वाल्व होते हैं।
इस प्रकार से जो आपका हृदय होता है ये आपके 4 कक्षों में बटा होता है इस प्रकार से। तो इसमें एक वाल्व आपका यहाँ होता है, एक वाल्व यहाँ होता है, यहाँ पर मैं आपको इससे दिखा दे रहा हूँ। एक वाल्व आपका यहाँ होता है, एक वाल्व यहाँ होता है, एक वाल्व यहाँ होता है और एक वाल्व यहाँ होता है। तो आपके पूछे कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो आपको 4 वाल्व होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कक्षों की संख्या पूछी तो कक्षों की संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 कक्ष, 4 वाल्व और 4 कक्ष, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन होता है क्या होता है, जो आपका इंसुलिन होता है इसका आविष्कार किसने किया था। तो आपका जो इंसुलिन होता है इसका आविष्कार किसने किया था, आपके पास ऑप्शन है एफ वेटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस की SA वैक्समैन। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एफ वेटिंग। जो एफ वेटिंग थे इन्होंने आपके इंसुलिन की खोज की थी, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो आपका इंसुलिन है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जो आपका इंसुलिन है ये जो अग्नाशय होता है इसके बीटा सेल से निकलता है। किससे निकलता है, इससे आपके बीटा सेल से ये निकलता है और इससे स्रावित होता है। और इसका क्या होता है, तो इसका काम होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना। रुधिर में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है इसको सामान्य बनाए रखना किस कार्य होता है, आपका इंसुलिन कार्य होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, ये आपके ट्रांसफर आपको क्या करता है, चेंज कर देता है। तो क्या करता है ये आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, आपको सामान्य बनाए रखता है। और कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो आपको एफ वेटिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। तो भी पीछे मैंने आपको बताया कि बीटा कोशिकाओं होती है, कितने बीटा कोशिकाओं होती है। तो जितने भी आपको एडिशनल पॉइंट बताए जा रहे हैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। जो आपको एडिशनल आपको बताए जा रहे हैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। और तब आप समझेंगे कि एग्जाम तक आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इसलिए एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और आप डिस्क्रिप्शन लाइन जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको कई सारे वीडियो की लिंक दे दूँगा। और दोस्तों इस समय की बात करें तो जो साइंस है इसकी एक बैच हमारी चल रही है जिसमें आपको सभी के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सभी के लिए आपके साइंस वहाँ पर कराए जा रहे हैं। और इसके अभी तक आपकी 10 क्लासें आई हैं और आपके 250 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो प्रतिदिन आपके 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं और अभी तक 10 क्लासें हुई हैं। तो 10 क्लासों के माध्यम से 250 क्वेश्चन कराए गए हैं। इस वीडियो की लिंक मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, वहाँ पर लिखा रहेगा साइंस MCQ क्विज। खोलेंगे तो आपको ये 200 पार्ट मिल जाएंगे। और अगर आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसके साइंस की वीडियो जो रेगुलर आती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये आपका जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा और एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए फिर प्रचार प्रसार ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, आपके इंपॉर्टेंट की चीज़ें बताता हूँ और आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की आपकी इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बुद्धि का केंद्र स्थित है। जो बुद्धि का केंद्र होता है कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका प्रमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित है। दोस्तों जो प्रमस्तिष्क है ये हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। तो सिर्फ बुद्धि का नहीं, अगर आपसे पूछे कि हमारी भावना का केंद्र क्या है, विचारधारा का, स्मरण शक्ति का, बुद्धि का एवं इच्छाओं का केंद्र क्या है, तो आपका प्रमस्तिष्क की है। और यह हमारी मानसिक क्रियाओं क्या करता है, आपका नियंत्रित करता है। और ये आपके क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके RRB और NTPC की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया जो पीछे मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बताई। तो वहाँ पर एडिशनल फॉर्म बताया था कि आपको अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। तो अगर आपको बीटा सेल नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो अग्नाशय सही उत्तर होगा, अग्नाशय से। और अग्नाशय में भी जब और हार्ड क्वेश्चन पूछेगा और डीपली जाएगा तो आपको बीटा सेल पूछता है, और सिंपल पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि आपका इंसुलिन जो होता है कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो आपको अग्नाशय बनाती है। और क्या होती है, ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछे तो आपका सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपका अग्नाशय होता है। ये पीछे मैंने आपको चर्चा की है और बताई भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन C की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन जो C होता है इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर विटामिन की चर्चा करूँगा तो काफ़ी लंबा चर्चा हो जाएगी। एक वीडियो मैंने दोस्तों स्पेशल बनाया है विटामिन के लिए, वहाँ पर आपको उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाला रोग, इन दोनों के बारे में क्या करता है बहुत डीपली चर्चा की है। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, रासायनिक नाम और रोग के बारे में। और एक स्पेशल वीडियो बनाया था आपके किसने आपके विटामिन की खोज की थी, विटामिन A की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन C की खोज किसने की। ये 2 वीडियो के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो विटामिन संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका स्कर्वी। जिसने उस वीडियो किया तो आपको जिसने उस वीडियो को देखा है तो आसानी के साथ क्वेश्चन का हल कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं। तो वह कौन सी आपका एंजाइम है जिसके कारण जो HIV होते हैं अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेम, एंट्रोकाइनेस, न्यूक्लियोटिडेस, न्यूक्लिल ऑडिटेस। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो HIV होते हैं अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एंट्रोकाइनेस, न्यूक्लिल ऑडिटेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है। इसकी उपस्थिति के कारण ऐसा एंजाइम इसकी उपस्थिति के कारण जो HIV होते हैं अपना आकार अक्सर क्या होते हैं कि बदल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों HIV जो होता है आपका जो वायरस होता है ये क्या होता है आपका RNA वायरस होता है और इसी के कारण आपका एड्स रोग होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है। तो ओडोंटोलॉजी एक विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से, तो दोस्तों दंत के अध्ययन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो क्या कहता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है। तो दोस्तों O माइनस जो होता है क्या होता है आपका, वैसे आपसे पूछता है तो आप O लगाते हैं और उसमें भी पूछे तो O माइनस जो होता है ये सर्वदाता आपका होता है क्या, रक्त समूह। अगर पूछते हैं कि सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है तो AB प्लस होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा दोस्तों, A होगा या फिर B होगा, A या B। माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग क्या आपका AB है और दूसरे का O है। अगर माता का AB हो जाए, पिता का O हो जाए, माता का AB हो जाए और पिता का O हो जाए तो क्या होगा आपका, तो जो बच्चे होंगे उसका संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो A होगा या फिर B होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो भी पीछे में आता है AB प्लस नहीं लिखा तो आपका AB ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। जो AB होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं तो ये किसको रक्त दे सकते हैं, तो ये किसको रक्त दे सकते हैं, ये केवल AB को ही रक्त दे सकते हैं। क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। और जो O होता है ये सबको रक्त दे सकता है, वो चाहे आपका A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, और O को तो देगा ही देगा, तो चारों को दे सकता है। और जो AB होता है ये चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, चाहे O हो, सबसे क्या कर सकता है आपका एक्सेप्ट कर सकता है, सबसे स्वीकार कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यता कितना होता है। तो जो मनुष्य होते हैं इसमें सामान्यता रक्तचाप कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन B 120/80 mmHg। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आया तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम देख लेंगे कि कितने लोगों को हमारा जो एक क्वेश्चन बताया गया उनको समझ में अच्छे से आया, उनको अच्छा लगा। और एक काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, आपको कर देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। और जो RRB NTPC एग्जाम के लिए जो पहली क्लास थी इसकी साइंस की, उसमें भी 25 क्वेश्चन कराए गए थे। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एक शाम तक। धन्यवाद।